नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, जब भी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात होती है तो हमारे दिमाग में अक्सर फिल्मी जासूसों की एक अलग ही छवि बन जाती है ना? वही एक्शन हीरोज जो हवा में उड़ते हुए दुश्मनों को धूल चटा देते हैं। लेकिन आज हम इन हवाई कहानियों और मिथकों को थोड़ा साइड में रखकर असल हकीकत और प्रमाणिक इतिहास पर ध्यान देंगे, क्योंकि सच तो ये है कि इनकी असली जिंदगी किसी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कहीं ज्यादा रोमांचक है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे पॉप कल्चर की जासूसी दुनिया से, फिर जाएंगे असली अंडरकवर ऑपरेशंस की तरफ, उसके बाद डिफेंस स्ट्रैटेजी में आए बदलाव, ऑपरेशन सिंदूर, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज और आखिर में उनकी चाणक्य लेगेसी का विश्लेषण करेंगे। तो पहला हिस्सा है द पॉप कल्चर स्पाई मास्टर। आजकल मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एस्पियोनेज या जासूसी की दुनिया को बहुत सेंसेशनलाइज करती है। जमीन आसमान का अंतर आपको यहाँ साफ दिखेगा। एक तरफ जियो हॉटस्टार की सीरीज सालाकार को ही ले लीजिए, वहाँ एक काल्पनिक किरदार है अधीर दयाल, जो दुश्मन जनरल से सिर्फ हाथ मिलाकर उनका न्यूक्लियर प्लांट रोक देता है। और पता है डायलॉग क्या था? कि वेजिटेरियन होने के बावजूद हाथ काफी मजबूत है। आई मीन सीरियसली। वहीं दूसरी तरफ असल जिंदगी में अजीत डोभाल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में करीब 7 साल तक डीप कवर एजेंट के रूप में काम किया। कहूटा न्यूक्लियर प्रोग्राम की खुफिया जानकारी निकालने के लिए उन्हें एक भिखारी तक का भेष बदलना पड़ा था। फिल्मी दुनिया और असल दुनिया का फर्क यहाँ बिल्कुल साफ है। और इन फिल्मी कहानियों पर सिनेमा एक्सप्रेस का ये रिव्यू बिल्कुल सटीक बैठता है। ये कोट बहुत अच्छे से दर्शाता है कि कैसे ऐसी सीरीज सिर्फ जज्बातों से खेलती हैं। असल जासूसी की कॉम्प्लेक्सिटीज, उसकी जियोपॉलिटिक्स, इन सब को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है, बस इसलिए ताकि हम बिना दिमाग लगाए एक एक्शन थ्रिलर का मजा ले सके। लेकिन असली खुफिया दुनिया दिमाग और लॉजिक पर ही चलती है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, रियल वर्ल्ड अंडरकवर ऑपरेशंस। पर्दे की काल्पनिक दुनिया से निकलकर अब ग्राउंड जीरो की तरफ चलते हैं। अगर हम इनके मिशंस की ये टाइमलाइन देखें तो आप समझ पाएंगे कि उन्हें कीर्ति चक्र ऐसे ही नहीं मिला। 1972 के मिजोरम अंडरकवर मिशन से लेकर 1999 के IC-814 हाईजैक नेगोशिएशन तक हर एक ऑपरेशन अपने आप में किसी हाई स्टेक्स थ्रिलर से कम नहीं है। सोचिए, 1970 के दशक की शुरुआत में मिजोरम में हालात कितने खराब थे। एक सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ के रूप में डोभाल ने वहां पहाड़ियों में जाकर मीजो नेशनल फ्रंट में घुसपैठ की। उन्होंने बागी कमांडर्स के साथ दोस्ती की, उनके साथ वक्त बिताया और यहां तक कि अपने घर पर उनकी मेजबानी भी की। और इसका नतीजा क्या निकला? 7 में से 6 कमांडर्स भारत के पक्ष में आ गए। बिना कोई डायरेक्ट सैन्य बल इस्तेमाल किए उन्होंने एक बहुत बड़े विद्रोह को अंदर से ही तोड़ दिया। ये सच में कमाल की इंटेलिजेंस थी। और 1988 का ऑपरेशन ब्लैक थंडर तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की एक मास्टर क्लास है। गोल्डन टेम्पल के आसपास का ग्राउंड जीरो जायजा लेने के लिए उन्होंने क्या किया? एक रिक्शा वाले का रूप धारण कर लिया। अंदर बैठे आतंकवादियों को लगा कि वो पाकिस्तान के ISI एजेंट हैं और उन्होंने भरोसा करके उन्हें सारी जानकारी दे दी। उसके बाद की स्ट्रैटेजी देखिए। बिजली और पानी काट दिया गया। NSG कमांडोज को बिल्कुल सटीक पोजीशंस पर गाइड किया गया और जब दबाव हद से ज्यादा बढ़ा तो अंदर जाकर बाकी आतंकवादियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया गया। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, शिफ्टिंग इंडियाज डिफेंस स्ट्रैटेजी। यहाँ हम एक फील्ड एजेंट से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तक के उनके सफर को समझेंगे। 2014 के बाद देश की रक्षा नीति में सबसे बड़ा बदलाव आया इस डिफेंसिव ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी से। अब ये है क्या? देखिए, पहले हमारी नीति ज्यादा डिफेंसिव थी, मतलब जब हमला हो तब रोको या बचाव करो। लेकिन इस नई अप्रोच का सीधा सा अर्थ है, खतरे का इंतजार मत करो, उसके आकार लेने से पहले ही उसके स्रोत पर, उसकी रूट पर हमला करके उसे निष्क्रिय कर दो। ये भारत की स्ट्रैटेजिक सोच में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और बात सिर्फ सरहदों की नहीं है, आधुनिक युद्ध लड़े जाने के तरीके बदल गए हैं। इसलिए सर्विस सेंट्रिक सोच, जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अलग अलग अपने साइलोज में काम करते थे, उसे बदलकर इंटीग्रेटेड वॉरफेयर की तरफ ध्यान दिया गया।
थिएटर कमांड्स का आइडिया यही है कि इंस्टीट्यूशनल ईगोज या संस्थागत अहंकार को साइड में रखा जाए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ साथ अब साइबर, स्पेस और ड्रोन्स का कंट्रोल एक ही इंटीग्रेटेड कमांड के पास हो, ताकि इंटेलिजेंस और एग्जीक्यूशन में कोई गैप ना रहे। हमारा चौथा हिस्सा है एनाटॉमी ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। इस इंटीग्रेटेड अप्रोच का सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिलता है। अप्रैल 2025 के दुखदायक पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो जवाबी कार्रवाई हुई वो बिल्कुल सटीक थी। 4 स्टेप्स में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पहला, इंटेलिजेंस। रॉ और सैटेलाइट डेटा वैलिडेट करके 9 आतंकी ठिकाने आइडेंटिफाई किए गए। दूसरा, दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए अरेबियन सी और सेंट्रल सेक्टर में नेवल और एयर डिकॉयज डिप्लॉय किए गए। तीसरा, बिना बॉर्डर क्रॉस किए कामिकाजी ड्रोन्स और मिसाइल से उन ठिकानों पर बिल्कुल जीरो कैजुअलिटी प्रिसिजन स्ट्राइक्स किए गए। और आखिरी स्टेप, तुरंत दुनिया भर के 12 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को डिप्लोमेटिक कॉल्स लगाई गईं ताकि इंटरनेशनल सिचुएशन कंट्रोल में रहे। अब इस स्लाइड पर जो नंबर आप देख रहे हैं ना, 23, ये बहुत क्रूशल है। रात के 1:05 पर ऑपरेशन शुरू हुआ और 1:28 पर खत्म। सिर्फ और सिर्फ 23 मिनट। आप सोचकर देखिए, 23 मिनट के भीतर उन 9 ठिकानों को बिल्कुल जीरो कैजुअलिटी प्रिसिजन के साथ तबाह कर दिया गया। ये अपने आप में भारत की बढ़ती तकनीकी और सैन्य क्षमता का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। और यहाँ उनका ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनका मानना है कि युद्ध सिर्फ पीस टॉक से नहीं, बल्कि सर्वाइवल और तकनीक से जीते जाते हैं। व्यक्ति चाहे ना रहे, देश की तकनीक और देश हमेशा जिंदा रहना चाहिए। ये बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग फिलॉसफी है जो आज देश की मॉडर्न सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को चला रही है। अब आते हैं अपने 5वें हिस्से पर, पॉलिटिकल फ्रिक्शन एंड कंट्रोवर्सीज। देखिए, जब पब्लिक लाइफ में इतना लंबा और हाई प्रोफाइल करियर हो तो कड़ी राजनीतिक स्क्रूटनी होना तय है। अगर हम फैक्ट्स को बिल्कुल तटस्थ होकर देखें तो उनके परिवार और थिंक टैंक्स पर कुछ आरोप लगे हैं। जैसे उनके बेटे विवेक डोवाल पर केमन आइलैंड फंड को लेकर डिमोनेटाइजेशन से जोड़े जाने पर आरोप लगे थे। हालांकि इसके बाद उन्होंने मानहानि यानी डिफेमेशन का मुकदमा जीता और आलोचकों को पब्लिक में माफी मांगनी पड़ी। दूसरे बेटे शौर्य डोवाल के टॉर्च इन्वेस्टमेंट को लेकर भी पॉलिटिकल डिबेट हुई, क्योंकि उसमें एक पाकिस्तानी को फाउंडर था, पर इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं उनके इंडिया फाउंडेशन पर विदेशी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर से स्पॉन्सरशिप लेने का सवाल उठा, पर लगातार कड़ी स्क्रूटनी के बावजूद ये थिंक टैंक आज भी अपने ऑपरेशंस चला रहा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के साथ उनका पॉलिटिकल फ्रिक्शन का एक लंबा इतिहास रहा है। एक आरोप ये भी रहा है कि कश्मीर में पीडीपी के गठन में उन्होंने पर्दे के पीछे से भूमिका निभाई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि 2004 में जब सरकारी सत्ता बदली तो उनके आईबी डायरेक्टर के 2 साल के कार्यकाल को घटाकर सिर्फ 8 महीने कर दिया गया। तो अब समझ सकते हैं कि उनका करियर किस हद तक गहरी राजनीतिक खींचतान का हिस्सा भी रहा है। और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और छठे हिस्से पर, द चाणक्य लेगेसी। फिल्मी मिथकों से लेकर असल जिंदगी के खतरनाक मिशंस और आज की मॉडर्न डिफेंस स्ट्रैटेजी तक, इन सब ने मिलकर एक ऐसी लेगेसी तैयार की है जिसे लोग आज चाणक्य का नाम देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा और सीरियस सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे युद्ध पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, जब इस आधुनिक रक्षा नीति को बनाने वाला ये मास्टरमाइंड आगे चलकर अपने पद से हटेगा, तो क्या हमारा ये विशाल मिलिट्री सिस्टम बिना उनके अकेले इफेक्टिवली काम कर पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जरूर सोचना चाहिए। खैर, इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।